अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 13 हम डिस्कस करेंगे फॉर एजुकेटर्स प्रिपरेशन। तो ये जो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के हवाले से ये एमसीक्यू आया था पेपर में, तो इससे रिलेटेड ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि जो रबड़ है वो ज़रा इलास्टिक है या फिर हमारा जो स्टील है वो ज़रा इलास्टिक है? सारे जो भी है ना वो सारे बताएं, इलास्टिक रबड़ ज़रा इलास्टिक है या स्टील? एक हाँ ने बोला स्टील, बाकी भी बोले। फवाद आजम ने बोला है रबड़। दो पार्टिसिपेंट और रहते हैं। स्टील। एक और पार्टिसिपेंट रहता है, वो कौन है? हमारा स्टील हमारा ज्यादा इलास्टिक होता है और रबड़ जो हमारा है वो कम इलास्टिक होता है। तो सबसे पहले आपको इलास्टिसिटी की डेफिनेशन किया था, टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप साइज बाय अ बॉडी। तो जो बॉडी ज्यादा अपोज करती है चेंज इन शेप, अपनी शेप में चेंज लाने में, साइज में चेंज लाने में, या तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वो ज्यादा इलास्टिक है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक है, वो जो रबड़ है, उसको अगर हमने उसकी शेप हम इजीली चेंज कर सकती हैं, उसका साइज हम इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टील है वो हमारा उसकी जो शेप और साइज वो हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। तो लिहाजा जो हमारा स्टील है वो ज्यादा इलास्टिक है और जो रबड़ है वो कम इलास्टिक है। तो ये पहली डेफिनेशन के हिसाब से भी प्रूफ हो गया कि हमारा जो स्टील है वो ज्यादा इलास्टिक है और रबड़ कम इलास्टिक है। और ये आपका कम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि कौन सी चीज ज्यादा इलास्टिक है। नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी। अब दूसरी डेफिनेशन है इलास्टिसिटी की। दूसरी डेफिनेशन ये कहती है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी to regain its original configuration after removal of deforming force। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी होती है? फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, तो डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब होता है वो फोर्स जो बेकार की शेप चेंज। फोर्स। हाँ जी। तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर है रबड़ की शक्ल चेंज हो जाएगी, उसका साइज चेंज हो जाएगा। तो जब आप फोर्स को रिमूव करते हैं तो फोर्स रिमूव करने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर वापस आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ज्यादा चीज इलास्टिक है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हमारी कौन सी चीज ज्यादा इलास्टिक है, कौन सी चीज ज्यादा इलास्टिक नहीं है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या फर्क है? काफी फेमस क्वेश्चन है। प्रेशर और स्ट्रेस में क्या फर्क है? प्रेशर में होता है कि फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस में ये होता है डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। आपने वो डेफिनेशन के हिसाब से बताया, वैसे कंसेप्चुअल बता दें। अच्छा ये आप बता दें कि शेप कौन सी, स्ट्रेस शेप चेंज करता है या हमारा प्रेशर? प्रेशर। स्ट्रेस। अब देखिए जो दोनों का फार्मूला सेम होता है, स्ट्रेस का भी फार्मूला वही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो प्रेशर होता है उसका भी यही फार्मूला, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखें जो आप अगर ये कि हमारे पास बॉडी है ना, जस्ट
तो आप जो स्ट्रेस है तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से भी अप्लाई हो सकता है स्ट्रेस, यहाँ से भी अप्लाई हो सकता है। तो जो स्ट्रेस अप्लाई करने के लिए आप किसी भी डायरेक्शन में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो लेकिन जो हमारा प्रेशर होता है वो मैं ये जो जुमले बोलने लगा ये गौर से आपने सुनने हैं। प्रेशर वो स्ट्रेस होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। प्रेशर वो स्पेशल स्ट्रेस की टाइप है या वो स्ट्रेस होता है कि जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर में बाकी जो सारी जो डायरेक्शंस हैं, राइट लेफ्ट ईस्ट वेस्ट, वो सारी हमारा क्या होगा, स्ट्रेस होगा। लेकिन वो स्ट्रेस जो होगा सरफेस के क्या होगा, यूनिट या एरिया के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे प्रेशर। तो इट मीन्स दोनों का फार्मूला सेम है। तो स्ट्रेस से आप शक्ल चेंज कर सकते हैं क्योंकि आप हर डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं। लेकिन जो प्रेशर है यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपने फोर्स सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलरली ही लगानी है। तो स्ट्रेस जो हमारी होती है ये हमारी टेंसर क्वांटिटी होती है। तो ये हमारी टेंसर क्वांटिटी होती है। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, जो डायरेक्शन के हिसाब से जिसकी वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है, उसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। मल्टी डायरेक्शनल।
मेरी वॉइस का मैंने लास्ट वर्ड क्या बोला था? आई थिंक माइक मैंने म्यूट ही रखा है और मैं बोलता रहा हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा स्ट्रेस होता है ना, वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेन क्या होता है? 3 चीजें होती हैं, शेप, लेंथ वॉल्यूम। और वॉल्यूम। तो यानी कि जब आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, इन तीनों चीजों में कोई से किसी में भी चेंज आ सकता है। उसकी शेप में चेंज आ सकता है, उसकी लेंथ में चेंज आ सकता है और उसकी वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। तो अब देखें, इन तीनों चीजों को मिला के हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन। अगर सिर्फ और सिर्फ शेप में चेंज हो तो उसका बोलेंगे शियर स्ट्रेन, अगर लेंथ में चेंज हो तो उसका बोलेंगे शियर स्ट्रेन, और वॉल्यूम में चेंज हो उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वो स्ट्रेस जो शेप चेंज करे उसको बोलेंगे शियर स्ट्रेस, वो स्ट्रेस जो लेंथ को चेंज करे उसको बोलेंगे शियर स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस जो वॉल्यूम को चेंज करे उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो स्ट्रेन का दोबारा कोई से यूनिट नहीं होता, और स्ट्रेस और शेप प्रेशर का की यूनिट्स क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो ये सर काफी। दोबारा रिपीट करें। जी, रिपीट शेप करें। का तो हो गया ना शेयर, और लेंथ का तो टेंसिल नहीं होता। हाँ, टेंसाइल होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं ना बॉडी पे, तो उसकी शेप में चेंज आ सकता है, उसकी लेंथ में चेंज आ सकता है, उसकी वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। इन तीनों को कंबाइनली, लेंथ, वॉल्यूम चेंज जो भी है, चेंज इन शेप, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, तीनों को इकट्ठा हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। यंग मॉडल्स। तीनों को इकट्ठा स्ट्रेन बोलते हैं ना। तो अच्छा अच्छा। अगर सिर्फ और सिर्फ शेप में चेंज है तो उसको बोलेंगे शियर स्ट्रेन, अगर लेंथ में चेंज है उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेन, अगर वॉल्यूम में चेंज है तो उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और अगर जो हमारा स्ट्रेस है, वो अगर हमारा जो स्ट्रेस शेप को चेंज करे तो उसको बोलेंगे शियर स्ट्रेस, अगर हमारा स्ट्रेस लेंथ को चेंज करे उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, और अगर वॉल्यूम को चेंज करे उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। फिर मैंने बोला कि जो स्ट्रेन का उसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट होता है। लेकिन जो हमारा स्ट्रेस है और प्रेशर के, इन दोनों के यूनिट सेम होती हैं। जब यूनिट्स इनके सेम होते हैं, लिहाजा इनके जो डायमेंशन है वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों का फार्मूला भी सेम है। तो टेंसर का आई थिंक जब मैंने वो बता रहा था तो उसकी जो है ना, वो माइक मेरा म्यूट हो गया था। जो हमारा टेंसर होता है ये बेसिकली मैथ का कोर्स है। तो जब आप जितनी आप इसके डेप्थ में जाते हैं तो ये आपने वो पढ़ा होगा, वो मैट्रिक्स के बारे में। तो इसी तरह ना ये BS मैथ का कोर्स और टेंसेस एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, पूरा कोर्स। तो फिजिक्स में अभी तक ना टेंसर के बारे में कोई डिटेल नहीं उन्होंने पूछी, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्वांटिटीज के हिसाब से पूछा है, क्योंकि ना जो हमारा टेंसर है ये हमारे फिजिक्स का कोर्स नहीं है। तो अभी तक बस उन्होंने यही बात पूछा है कि फलानी क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है या टेंसर है। तो छोटी क्लास में कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम कहते हैं स्केलर है, लेकिन इन रियलिटी वो ना ही स्केलर होती है ना ही वो वेक्टर होती है, बल्कि टेंसेस होती हैं। तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि जो करंट वगैरह, करंट हो गया, प्रेशर हो गया, करंट के जो डायरेक्शन हम लाजमी बताते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब करंट के पास डायरेक्शन मौजूद है तो फिर जो हमारा करंट है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? तो छोटी क्लास में अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि वेक्टर को डिफाइन करें। यूनिट प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है, बाकी भी बताएं। वेक्टर की या स्केलर की? वेक्टर्स की। वेक्टर की ये मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, इसके साथ साथ ये वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करे तो फिर ये बनता है वेक्टर, वरना ये वेक्टर नहीं है। हाँ जी, ये अभी राबिया जी ने जी, कंप्लीट। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। हाँ जी, राबिया ने कंप्लीट डेफिनेशन बताई है वेक्टर्स की। क्योंकि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी जो हमारा करंट है वो वेक्टर नहीं बनता, बल्कि हमारा स्केलर बनता है। स्केलर है। तो इसका प्रूफ हम ये दे सकते हैं कि किरचॉफ्स जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग एंड सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग, वो सारे उनका सम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। तो अब देखिए, अब यहाँ पर ना मैं तीन वायर, ये हमारे पास 3 वायर हैं, यहाँ पे करंट आ रहा है और यहाँ पे करंट आ रहा है और यहाँ से करंट बाहर जा रहा है, ठीक है।
तो ये हमारा वो नोड है, ये हमारा 2 एम्पियर करंट है और इसको हम कह ले 3 एम्पियर करंट है। तो ये 2 एम्पियर 3 एम्पियर मिलके ये कितना करंट बाहर जाएगा, 5 एम्पियर। क्योंकि जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जब आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से 5 एम्पियर करंट बाहर जाता है। ठीक हो गया। तो अब मैं इस तरह करता हूँ, अब वायर का ना मैंने इस तरह कर दिया, वही 3 वायर थी तो लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो मैंने चेंज कर दी। यहाँ पे 2 एम्पियर करंट और यहाँ पे 3 एम्पियर, और जो बाहर जा रहा है उसका वो 5। अब देखिए मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया लेकिन वैल्यू पे असर कोई नहीं पड़ा। 2 एम्पियर आया यहाँ से और यहाँ से 2 एम्पियर आया, जो बाहर गया वो 5 एम्पियर ही था, उसमें कोई वो आंसर या फर्क उसमें नहीं पड़ा। मैं डिफरेंट और पॉसिबिलिटी लगा के उसकी डायरेक्शन अब मैंने और बदल दी। यहाँ से 2 एम्पियर आया और यहाँ से 3 एम्पियर ऊपर गया, तो अब भी जो करंट बाहर गया वो हमारा 5 एम्पियर ही था। तो यानी कि जितनी भी डायरेक्शन में बदलूं, जो भी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, करंट की वैल्यू सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जी एक हमारा वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड है 2, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 है और दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड है जी 6 कर लें, तो इसका आंसर आप क्या देंगे? दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड 6 है। इसका आंसर 4 भी हो सकता है, नंबर 1। इसका 8 आंसर तक 5 जाके भी हो सकता है। 4 और 8 के दरमियान। हाँ, इसका आंसर 6 भी हो सकता है, इसका आंसर 7 भी हो सकता है और इसका आंसर 8 भी हो सकता है। तो ये है वेक्टर की दुनिया के। सिंपल अलजबरा क्या कहता है, मैथमेटिक्स क्या कहती है, 2 + 6 हमेशा 8 होगा, जैसे यहाँ पर हुआ था कि 2 + 3 हमेशा 5 ही होगा। आपने डायरेक्शन चेंज की, 2 + 3 का आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 + 3 5 ही रहा। लेकिन वेक्टर्स की दुनिया में 2 + 6 वो उसका आंसर 4 भी आ सकता है, 2 + 6 का आंसर 5 भी आ सकता है, 2 + 6 का आंसर 6 भी आ सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है एंगल्स पे। तो सबसे मैक्सिमम जो रिजल्टेंट है 2 वेक्टर्स वो किस एंगल पे देंगे? वेक्टर्स मैक्सिमम रिजल्टेंट किस एंगल पे देते हैं? ये एमसीक्यू आया 2000, ये 30 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसमें ये एमसीक्यू आया है कि 90 एंगल, मैक्सिमम 90 पे नहीं देते, 90। 90 पे नहीं देते। सना ने ठीक बोला है, 0 पे देते हैं। जो हमारा है ना रिजल्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल या डायरेक्शन। जितना एंगल है वो कम होगा, उतना जो रिजल्टेंट है वो हमारा ज्यादा होगा। तो ये चीज आप याद रख लें कि रिजल्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन या एंगल। तो ये फार्मूला आपने याद रखने रहना है। लेकिन ये बात याद, अच्छा अब मैंने कॉस 0 पे आंसर हमें 1 आता है, ठीक है ना। कॉस 90 पे आंसर 0, कॉस 90 हो तो उसका आंसर 0 हो जाता है, कॉस 180 हो तो आंसर -1 हो जाता है। तो आप देख लेते हैं कि जब एंगल 0 था तो हमारा रिजल्टेंट मैक्सिमम आया, हम एंगल को बढ़ाया 90 डिग्री कर दिया तो हमारा रिजल्टेंट और कम हो गया, हमने एंगल को और बढ़ा दिया, मैक्सिमम बढ़ा दिया, तो हमारा जो आंसर है वो हमारा और कम हो गया। लेकिन जब हम साइन की बात करते हैं तो साइन 0 0 होता है, तो साइन 90 पे 1 देता है। तो यहाँ पे तो रूल वो बदल नहीं गया कि हमने बोला था कि जो मिनिमम एंगल पे हमारा जो आंसर है वो मैक्सिमम आना चाहिए। लेकिन जब हम साइन को यूज करते हैं तब साइन तो 0 पे तो हमें मिनिमम रिजल्टेंट दे रहा है और 90 पे वो हमें जी वो मैक्सिमम वो रिजल्टेंट दे रहा है। और जब कॉज 180 करते हैं तो अगेन वो हमारा 0 कर देता है। लेकिन जब हम कॉज लेते हैं तो कॉज हमें सर जो हमने रूल बताया, ये मैंने बताया, कॉज उसको फॉलो कर रहा है लेकिन साइन उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका क्या रीजन है? रीजन बताएं कि साइन इस रूल को फॉलो क्यों नहीं कर रहा।
पार्टिसिपेट किया करें, ऐसे चुप करके बैठ के क्लास लेने का कोई फायदा नहीं होता। सर किसी को नहीं पता, आप बता दें। देखिए जो हमारा साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट को। और क्रॉस प्रोडक्ट वो किस वो रूल को फॉलो करता है, मैट्रिक्स रूल को। वो आपने मैट्रिक्स जिसने बीएससी में या बीएस में मैथ रखा है ना, तो वो मैट्रिक्स जब उन्होंने सब्जेक्ट रखा है मैथ का, तो जो मैट्रिक्स के रूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ ना ए क्रॉस बी करें, तो ए क्रॉस बी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो जब आप मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं तो आपको आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर इस तरह करके फिर आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जब आप ए डॉट बी करते हैं तब आप ये सिंपल है किसको फॉलो करता है, हमारी सिंपल जो आई को मैथ आई है, के साथ। हाँ जी, उसको फॉलो करता है। तो यानी कि मल्टीप्लाई करने से वो हमारा आंसर, इसलिए जो क्रॉस प्रोडक्ट है क्योंकि वो मैट्रिक्स रूल्स को फॉलो करता है, लिहाजा उसका रोल ये रिजल्टेंट का वो अप्लाई नहीं होगा। जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो उस पर रोल ये हमारा अप्लाई होगा। तो जब भी हमने वो बात करनी है तो हमने वो डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से करनी है। तो जब हमारा एंगल मैक्सिमम मिनिमम हो तो रिजल्टेंट मैक्सिमम, और जब एंगल मैक्सिमम हो तो रिजल्टेंट हमारा मिनिमम। तो कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। नो सर, बस जल्दी पढ़ा दे। नींद आ गई है? नहीं नहीं नहीं। ये टॉपिक से वैसे रेलिवेंट तो नहीं थी चीजें, लेकिन वो क्वेश्चन आते जाएंगे तो इसलिए। नेक्स्ट है शी ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। जी बिल्कुल। फ्लूइड अच्छा कौन सी चीजें होती हैं? जो फ्लो करती है। गैसेज कौन कौन सी चीजें फ्लूइड लिक्विड होती एंड गैसेस। हैं? हाँ जी, लिक्विड जो एंड विस्कोस गैसेज। करती है। जी मारियो। सारा ने क्लास की टाइमिंग पूछी है। तो ना हमारे जो नॉर्मल डेज होते हैं मंडे से लेकर थर्सडे तक क्लास की टाइमिंग रात के 10:30 बजे होती है। फ्राइडे को अगर मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ तो क्लास में जल्दी 9 फिर क्लास 9 बजे होती है। अदरवाइज फ्राइडे को क्लास हमारी 10:30 ही होती है। सैटरडे को ऑफ होता है। और संडे को वो क्लास किसी भी टाइम हो जाती है। वो क्लास लेने से पहले मैं मैसेज कर देता हूँ, तो उस हिसाब से मैं जिस टाइम फ्री होता हूँ उस हिसाब से मैं क्लास को बता देता हूँ। इस टाइम में फ्री नहीं ना होता, मैं वो अकेडमी ज्वाइन की हो रही है इसलिए वहां पर वो जाता हूँ, तो घर पे मैं 10 बजे वापस आता हूँ। तो इसलिए 10:30 बजे मैं फ्री होता हूँ। तो बाकी अगर कोई टाइम मिल जाए तो मैं क्लास पे जल्दी ले लेता हूँ। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो गैसेज हमारी वो भी फ्लो कर सकती हैं और जो लिक्विड है वो भी हमारी फ्लो कर सकती हैं। अब ये मैटर की आपने दो टाइप्स बताई है कि जो फ्लूइड है। मैटर की एक और टाइप भी है जो फ्लूइड में आती है, वो कौन सी है? प्लाज्मा। शाबाश। प्लाज्मा हाँ जी, तीनों हमारी जो मैट्रिक्स के जो है ना, मैट्रिक की फॉर्म वो हमारी फ्लूइड है। सिर्फ सॉलिड हमारी फ्लूइड नहीं है, बाकी नहीं। लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा ये हमारी सारी फ्लूइड है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि सी लेवल पे हम प्रेशर को मेजर क्यों करते हैं? आपने वो बुक्स में पढ़ा होगा कि सी लेवल पे कितना प्रेशर है एटमॉस्फेरिक।
कहीं और जगह हम इसका प्रेशर मैयर क्यों नहीं, हमने सी लेवल ही, जैसे आपने ना सेंटर ऑफ अर्थ को आपने डिस्टेंस के लिए आपने वो रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, तो इसी तरह प्रेशर मैयर करने के लिए आप वो समंदर को अपना रेफरेंस लेते हैं। तो रीजन है, आप जैसे अगर आपसे पूछो कि अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ आपने क्यों रेफरेंस लिया है डिस्टेंस मैयर करने के लिए, तो आप बोलेंगे क्योंकि अर्थ हमारी उसका जो सरफेस ऑफ अर्थ वो कहीं पे ऊंची है कहीं पे कम है, तो इसलिए फिर हमें एक वो पक्का हमारा रेफरेंस नहीं बन सकता सरफेस ऑफ अर्थ, इसलिए फिर हमें सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाना पड़ता है। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि जो प्रेशर मैयर करने के लिए हमने समंदर को अपना रेफरेंस क्यों लिया है। यही चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे आप प्रेशर क्यों नहीं ले सकते, मतलब उसको रेफरेंस क्यों नहीं ले सकते। Pressure varies with altitude. That's why. तो सरफेस ऑफ अर्थ पे हम क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पे कौन सी हाइट है। Flat surface नहीं है ना। ये सिंपल सा आंसर है कि जो हमारी है ना समंदर, वहां पे हवा का जो दबाव प्रेशर वो ज्यादा होता है, और हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करना चाहते हैं, मतलब हवा का प्रेशर। तो समंदर पे हवा का प्रेशर वहां पर हवाएं ज्यादा चलती हैं, इसलिए फिर वहां पर हम वो प्रेशर को उसलिए हम इसको रेफरेंस लिया हुआ है। अब नॉर्मल अगर हम जमीन पे आ जाए तो यहाँ पर तो हवाएं नहीं चलती, मौसम के एतबार से हवाएं चलती हैं। तो जहाँ पर परमानेंट हवा चल रही होती है, मैक्सिमम हवाएं चल रही होती हैं, वो जगह सिर्फ और सिर्फ समंदर है, सी लेवल है, इसलिए फिर हम उसको ही अपना रेफरेंस लेते हैं। तो क्लियर है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर है। बस यही प्रॉपर वजह है इसकी। हाँ जी, क्योंकि ना हमने प्रेशर को मेजर करना है, हवा के प्रेशर को, तो मतलब एटमॉस्फेयर के प्रेशर को। समंदर के ऊपर हवाएं होती हैं जिस वजह से हम मेजर कर सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि ना वहां पर समुद्री हवाएं वहां पे चलती हैं, आपने वो पढ़ा होगा लैंड ब्रीज सी ब्रीज, तो समंदर पे हमारी हवाएं चलती रहती है। बिल्कुल बड़ा है। हाँ जी, तो इसलिए ना वहां पे हवा हमेशा चल रही होती है, लेकिन जब हम सरफेस वो मतलब आ जाते हैं ना, सरफेस से जमीन पर आ जाते हैं, यहाँ पर हवा मुस्तकिल तौर पे नहीं चलती। जब हमारा वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज आता है उसमें फिर हमारी हवाएं चलती हैं, और जब अगर आप बुलंदी पे चले जाए तो वहां पर फिर हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से फिर हम हाइट को भी हम वो रेफरेंस नहीं ले सकते, तो हम सिर्फ और सिर्फ आप रेफरेंस लेते हैं सी लेवल पे ही। ठीक हो गया। सना ने क्वेश्चन पूछा सेंटर ऑफ अर्थ पे प्रेशर क्या होगा, मैं मतलब किस सेंस में आप पूछ रही है सेंटर ऑफ अर्थ पे प्रेशर। सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या पूछ रही है प्रेशर के, मतलब किस सेंस में पूछ रही है सना। तो ना ये वैल्यूज आपको जुबानी याद होनी चाहिए कि अच्छा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम मरकरी को की जो बैरोमीटर में क्यों यूज करते हैं। बैरोमीटर वो डिवाइस होता है जो प्रेशर को मेजर करता है, तो बैरोमीटर में हम मरकरी को यूज क्यों करते हैं, पानी को यूज क्यों नहीं कर सकते, फेमस क्वेश्चन है। वो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की वजह से, पता नहीं यूनिफॉर्म था इस तरह जहन में नहीं आ रहा। Density भी कम है वाटर की as compared to mercury. अगर हमने वाटर को यूज करना है तो हमें जो टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ती है ना, उसको हमें 10 मीटर्स हाइट ज्यादा लेनी पड़ेगी जितना हम मर्करी के लिए यूज करते हैं। हाँ जी एग्जैक्टली, अगर हम वाटर यूज करें तो जो हमारी वो हम लेती है ना, मतलब रॉड या जो भी है पाइप वगैरह, मरकरी के लिए हमें लेना ग्लास पड़ता है ट्यूब 76 सेंटीमीटर, लेकिन अगर हम वाटर लें तो फिर उसके लिए हमें लेना पड़ता है 760 सेंटीमीटर। तो ये हाइट जो है ना वो काफी ज्यादा हो जाती है। ये 10th की बुक में ना ये
पता 9th की बुक में है या 10th की बुक में, ये पूरा उसका उन्होंने वहां 9th पर की बुक आंसर, में है। हाँ जी वहां पर आंसर दिया, तो वहाँ वो आपने याद करना है और ये इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वहां पे तो ये बताते हैं कि वो थर्मल हीट कैपेसिटी की वजह से ही नहीं, 3-4 रीजन ये बताते लेंथ हैं। का बताते हैं। अच्छा, हाँ जी, सना ने पूछा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहां पर अब देखिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है, एटमॉस्फेयर हमारी किससे मिलकर बनी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चीजों से हमारी एटमॉस्फेयर मिलकर बनी है। जब हम जमीन के अंदर जाते हैं तो ये गैसें वहां पर नहीं होती, तो जब ये गैसें जमीन के अंदर नहीं होती इसका मतलब वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं होगा। तो इसलिए वहां पर फिर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ही नहीं, फिर हम वहां पर उसके बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम पूरी जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में जमीन पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन जमीन पे कितनी लाइफ एग्जिस्ट करती है वो आपने पढ़ा होगा कि हमारी एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स होती हैं, वो बायोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर। तो जो हमारी बायोस्फेयर होती है ना, उसमें फिर हमारा जो है ना, तो बायोस्फीयर वो रीजन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि इसमें 73% नाइट्रोजन होती है, 28% ऑक्सीजन होती है। इसी चीज को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। इसका ये गैसेज हम पे क्या लगा रही होती हैं, प्रेशर लगा रही होती हैं, और ये प्रेशर इतना ज्यादा लगा रही है कि कई जो हाथी है ना, जो वो प्रेशर लगाते हैं उतना ही ये हम पर कई हाथियों के बराबर यहाँ पर वो हमें दबा रही होती हैं ये गैसें। लेकिन मजे की बात यह है कि हमें कोई फील भी ये नहीं होता कि, अब देखिए कई हाथी मिलकर अगर आपको कंप्रेस करे तो आपका कचूमर निकल जाना है, लेकिन आप देख लीजिए गैस से जो इतना कई हाथियों के बराबर आप पे प्रेशर लगा रही हैं, इसके बावजूद हमें प्रेशर फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे इंटरनल जो प्रेशर हो वो इसके बराबर रखा हुआ है। तो ये अगर अब आपको कंप्रेस कर अंदर की तरफ, तो हमारा जो इंटरनल प्रेशर है वो बाई की तरफ एक्सर्ट करता है, तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसलिए फिर हमें प्रेशर फील नहीं होता। और यही वजह जब आप पहाड़ों पे जाते हो तो वहां पर आपको नाक में से खून आना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात, वहां पर जो खाना पकाना है वो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कोई इसका आंसर दे सकता है कि वहां पर पहाड़ों पे हम खाना बनाना, हम क्यों वो सही तरह वो खाना क्यों नहीं पकता? आहो, पहाड़ों पे खाना बनाना क्या इश्यू क्यों क्रिएट होता है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ओके सर ना, नेक्स्ट है ना, प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से वो क्या इशू होता है? और सर ना मैं आइंदा से कोशिश किया करूँगा जो टॉपिक पढ़ाना वो पहले मैं ग्रुप में भेज दिया करूँ, ताकि आप उसको पहले पढ़ लिया करो, फिर आपकी जो भी क्वेश्चंस हो वो आप चाहे लिख लो या अपने माइंड पे बना लो, जब हम फिर डिस्कशन करेंगे वो फिर आप उस वक्त साथ साथ क्वेश्चन पूछ सकते, ये अच्छा आइडिया है। पहले अगर आपको, लेकिन बात ये है कि अगर आप वो उसको सीरियस लेंगे फिर फायदा होगा कि पहले मैं टॉपिक सेंड करूँ, आप वो उसको पढ़ के अपने क्वेश्चन की भरमार जो वो मेरे लिए तैयार रखें, और जब हम फिर क्लास लें फिर आप वो सारे क्वेश्चन मेरे से पूछें, तो ये अच्छा आइडिया है। तो प्रेशर जो है वो हमारा क्यों वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्यों नहीं वो, क्या वो मतलब काम करे जिस वजह से हमारा खाना सही नहीं बनता? इस सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपे हुए हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अभी 2 मिनट रह गए हैं, तो 5 से बस 10 मिनट के बाद दोबारा फिर क्लास होगी। सर दोबारा बताइएगा, प्रेशर के अलावा और क्या मसला है? नहीं, यही मसला मैंने आपसे सवाल पूछा था कि पहाड़ों पे खाना बनाने का बड़ा इशू होता है, तो मैंने तो किसी ने आंसर दिया प्रेशर का, काशिफ ने आंसर दिया प्रेशर का। तो मैंने ये कहा कि प्रेशर का क्या काम होता है खाना बनाने में, तो जो प्रेशर कम हो गया तो फिर हमारा खाना सही तरह नहीं बन रहा, तो ये मेरा काउंटर क्वेश्चन किया था। और एक ने बोला टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है डिफरेंट में, ये आंसर नहीं है इसका, क्योंकि जब हम एटमो ऊपर जाते हैं ना बुलंदी की तरफ, तो 4 लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, बायोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ पर कुछ लेयर्स में टेम्परेचर बहुत कम होता है, माइनस में चला जाता है, और कुछ लेयर्स में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हाइट पे जाने का मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर कम हो, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है।
जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, हाँ जी, जिसकी वजह प्रेशर से कम आपका जो होता है। बॉडी, हाँ जी, हाँ जी, देखिए ये प्रेशर का बॉइलिंग कम हो पॉइंट रहा है, हमारे खानों को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, उसको क्या तकलीफ है? जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो भी डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज करता है या इंक्रीज? हाँ, गुड, सही है। डिक्रीज करता है। आई जब थिंक उसका बाकियों के, बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है तो उसकी वजह से कुकिंग हमारे पास जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी वो फिर हमारा खाना सही नहीं बनता। बाकियों को ये पॉइंट क्लियर है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है? अगर क्लियर है फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं तो फिर मैं आपको समझा दूंगा कि खाना बनाने में क्या चीज़ वो मतलब है, वो कैसे हमारा खाना बनता है। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। तो मैंने भी तो ये बोला डिक्रीज होता है। नहीं, ये किसी ने चैट में पूछा, उसको बता रहा हूँ। अगर डिक्रीज होता है तो फिर तो खाना जल्दी बन जाना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज होता है, इसलिए वो खाना सही नहीं बनता। जब डिक्रीज होगा तो बर्फ बन जाएगी ना, खाना फिर इसलिए जल्दी नहीं बनता। नहीं, बर्फ तो वहां पे नहीं ना बनती, मतलब 100 है तो वो